हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 2021 का घटना चक्र लेकर आई हूं। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं पॉलिटी में, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से रिलेटेड। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लेटेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सबसे पहले स्वराज्य पार्टी ने 1934 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अगर स्वराज्य पार्टी की बात करें तो स्वराज्य पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर 1923 ईस्वी में किया था। इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि मई 1934 में रांची में स्वराज्य पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की जो मांग थी वो पहला अवसर था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के पूर्व यानी पहले के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एम.एन. राव ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। देखिए, अगर क्रिप्स मिशन की बात करें तो जब क्रिप्स मिशन आया द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के जस्ट बाद यानी 1942 ईस्वी में, तो उसी के जरिए भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी प्रति 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधियों का चयन किया गया था संविधान सभा के निर्मात्री सदस्य के रूप में। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 ईस्वी में भारत आया। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व प्रति 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्तियों का चुनाव करना था। नेक्स्ट है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए यानी विलियम वुड इसमें सदस्य नहीं थे। जब कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया तो उसमें सदस्यों की संख्या जो थी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे, बट विलियम वुड इसमें इंक्लूड नहीं थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान का गठन किया गया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो ऑप्शन ए यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 से कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को उप सभापति यानी उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए, जब 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन योजना आया तो उसके जरिए जो अंतरिम मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था तो उसमें अलग अलग विभागों, अलग अलग मंत्रियों को सौंपा गया था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतरिम सरकार में से किसी भी मंत्रियों में नहीं थे। हालांकि सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री के तौर पर कार्यरत थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री थे तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे।
तो चलिए 9th यहाँ पर असर्शन और रीजन यानी कथन और कारण दिया गया है कि विवेल योजना के अकॉर्डिंग कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बिल्कुल सही बात है। विवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कथन तो सही है बट कारण गलत है। देखिए डिस्क्रिप्शन, अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर बिबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल चुने गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के मोटो से मई 1945 में कहाँ गए, तो भारत से लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बातचीत की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को विवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। विवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमानों सदस्यों की संख्या हिंदुओं के जस्ट इक्वल होनी थी। यह बात सही है। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान विवेल योजना में शामिल थे। विवेल योजना का मेन उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका कहीं से भी यह उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना नहीं था ताकि भारत का बंटवारा होने से बच सके। इसीलिए यहाँ पर कथन तो सही है बट कारण गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं, तो वह बहुदलीय निकाय थी, यह बात सत्य है। और फोर्थ भी सत्य है कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने कार्य किया था, बट फर्स्ट और सेकंड गलत है। फर्स्ट है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, बिल्कुल नहीं। और सेकंड वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, जी नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन किया गया था संविधान सभा के सदस्यों का। तो चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों के विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के तौर पर किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर डिपेंड नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और डी सही है। ए है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह विधानमंडल केंद्रीय विधानमंडल से इसमें से सदस्य लाए गए थे। और डी गलत, डी सही है। डी यह है कि यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। और उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या यहाँ पर सेम हो रहा है। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग किया गया था, बिल्कुल गलत बात है। ए, बी और डी यहाँ पर सही है। ए है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, वह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की थी, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। और डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस के प्री एग्जाम 2005 में कंडक्ट करवाया गया था, उसका यह क्वेश्चन है। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। देखिए
संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी न्यू दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में, दिन था वह सोमवार प्रातः 11 बजे 9 दिसंबर 1946 को। तो उस दिन अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा एजड थे, बुजुर्ग थे, जिसकी वजह से उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष के यानी अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कर लिया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब उसका करेक्ट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तब उस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। मैं अभी जस्ट बतला चुकी हूँ कि पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और पहली बैठक कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 के न्यू दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक थी ये। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो अभी जस्ट हो चुका है 9 दिसंबर 1946 को, दिन सोमवार था, प्रातः 11 बजे। कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, तो ऑप्शन बी यानी 9 दिसंबर 1946 को। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, और इस प्रस्ताव को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका के तौर पर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। हालांकि संविधान सभा को इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, और फाइनली संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो अभी जस्ट हो चुका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था, तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने इसे कब स्वीकारा था, तो कुछ टाइम बाद यानी 12 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है। फर्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। सेकंड, उद्देश्य का बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और थर्ड है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बट फोर्थ गलत है। फोर्थ है कि राज्य के मुखिया से तात्पर्य यहाँ राष्ट्रपति से है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष तौर पर चुनते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ना कि मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन करवाए गए थे, तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कुल जो टाइम लगा था वो 2 वर्ष 11 महीना और कुल 18 दिन लगे थे, जिसके दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इन 11 अधिवेशनों को अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। संविधान फाइनली बनकर तैयार हो गया। किस दिन, तो 26 नवंबर 1949 को। बट ऑल ओवर इंडिया में संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। बट यहाँ पर आप देखिएगा कि कहीं पर भी ऑप्शन में 11 नहीं है, हालांकि 11 अधिवेशन हुए थे। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग मार सकते हैं, यानी ऑप्शन सी यानी 12। तो चलिए नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बतलाइए, तो ऑप्शन सी यानी 24 जनवरी 1950।
ठीक है ना। और यही वह पार्टिकुलर डेट था 24 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट यहाँ पर 33 में मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, यानी संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो HC मुखर्जी थे। अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे KM मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो VT कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट्स आपका दिया हुआ फ्रेंड कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को चुना था। बट बाद में फ्रैंक एंथोनी की जगह पर HC मुखर्जी को संविधान सभा का अस्थायी उपाध्यक्ष चुन लिया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ऑप्शन C BN राव। आप सीरीज देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर BN राव हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्हीं के द्वारा। और उनके ये प्रारूप में कुल 243 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब शुरू हुआ था, तो ये विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में रख दिया गया, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। देखिए कुल 3 वाचन हुए थे जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उस प्रक्रिया के दौरान। पहला वाचन जो था वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ। दूसरा वाचन सबसे ज़्यादा अवधि लंबे टाइम तक हुआ था, और ये हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। बट क्वेश्चन में आपका थर्ड वाचन पूछ रहा है, तो थर्ड वाचन हुआ था 17 नवंबर 1949 ईस्वी से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, ऑप्शन B यानी 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से अंगीकृत कर लिया गया था, यानी स्वीकार कर लिया गया था। कुछ पार्टिकुलर चीज़ें थी, जैसे नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध को उसी पार्टिकुलर डेट को ही यानी 26 नवंबर 1939 को ही लागू कर दिया 49 को ही लागू कर दिया गया था। बट इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में पूरी तरह से जो संविधान लागू हुआ उसका पार्टिकुलर डेट था 26 जनवरी 1950। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने के पार्टिकुलर डेट कौन सी थी, तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, यानी बनाया गया था फाइनल तौर पर 26 नवंबर 1949 को। तो चलिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो ऑप्शन B यानी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो ऑल ओवर इंडिया में यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया, कोई विशेष प्लेस था? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था 1930 का, तो उसी के दौरान यहाँ पर रेजोल्यूशन देख सकते हैं कि जब लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का दिसंबर 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर इसी पार्टिकुलर डेट यानी 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया था, और उसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए प्रतिवर्ष आज तक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को ऑल ओवर इंडिया में लागू किया गया। तो चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया गया, ऑप्शन B यानी 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के तौर पर मनाया गया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा।
नेक्स्ट है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। देखिए, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। हालांकि बाद में यह पार्टिकुलर क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में इंक्लूड हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. चायकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी से, पूर्वी बंगाल से। तो चलिए नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था महू, 14 अप्रैल 1891 में, और उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट है कि तृतीय गोल में संविधान के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और सेकंड है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध था। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन की नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोल में सम्मेलन में किसी भी कांग्रेस सदस्य ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान था। नेक्स्ट यहाँ पर असर्शन और कारण देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, बट ये दोनों एक दूसरे की पुष्टि नहीं कर रहा है। कथन है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता सही है, और कारण है कि इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। अब चूंकि गृहीत संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का जो संविधान है वो अलग अलग देशों से कुछ कुछ पार्टिकुलर टॉपिक को उठाकर लिया गया है, तो इसी वजह से इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात मौलाना अबुल कलाम आजाद के दिमाग में आई थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका सपोर्ट किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के तौर पर भंग कर दिया जाए? तो यह कथन महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आइवर जोनिंग्स का है। किसका है? आइवर जोनिंग्स का है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो देखिए, यह कथन ऑस्टिन का है, यानी जो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार थे ग्रैनविले ऑस्टिन, उनका कथन था, और उनकी जो एक पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यह कथन वर्णित है। तो चलिए 55 और लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो ऑप्शन ए, कुल 15 लेडीज मौजूद थीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।